हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9 से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से, फाइनेंशियल प्लानिंग, इट्स मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहले मीनिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस, राइट। तो इसमें सबसे पहले आप फाइनेंशियल और प्लानिंग दोनों वर्ड्स को स्प्लिट कर दो। प्लानिंग जैसे आपने चैप्टर में भी किया था, अभी हम फाइनेंशियल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहे हैं। दैट प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। हमेशा इस चीज को याद रखना कि प्लानिंग हमेशा डिसाइड करते हैं हम एडवांस में कि आगे हमें फ्यूचर में करना क्या है। सो इफ वी आर गोइंग टू डिसाइड इन एडवांस अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, from where to raise the funds, how much funds are required, and where we have to invest it, that is known as the financial planning. आप अब तक पढ़ चुके हो कि हमारे 3 टाइप्स के डिसीजंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वन इज द फाइनेंसिंग, कि पैसा कहाँ कहाँ से लेना है। दूसरा हमने किया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस थे हमारे कि कहाँ कहाँ लगाना है। और थर्ड था हमारा डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, कि हमने अपने पैसे को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है उसके बाद जो हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम अभी डिविडेंड तो हो जाता है बेटा बाद का, जब हमारी वर्किंग हो गई तब हमारे प्रॉफिट्स आएंगे, एंड आउट ऑफ द प्रॉफिट देन द डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्लानिंग जो हम डिसाइड कर रहे हैं एडवांस में, वो हम इन दोनों के बारे में ज्यादा चीज बात करते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों काम अच्छे से हो गए देन डेफिनेटली द प्रॉफिट विल बी देयर एंड द डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसी के बारे में, इसी फाइनेंस के बारे में अगर हमने डिसाइड किया एडवांस में, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स इन इटसेल्फ, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। कितना पैसा चाहिए हमें एक काम को शुरू करने के लिए, ठीक है। आपको मालूम है कि हमें 2 तरह के फंड्स चाहिए होते हैं। एक तो फिक्स कैपिटल के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग में लग जाएगा। और दूसरा हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एडवांस इट विल बी डिसाइडेड हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड। और ये फंड्स हमारे पास इतने होने चाहिए दैट वर्किंग शुड बी स्मूथली, हमारे काम बहुत आराम से चल जाएं, कहीं पे भी हमारी शॉर्टेज ना आए। दैट इज नोन एज द डिटर्मिनेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। अब जब हमने फर्स्ट काम कर लिया कि हमें इतना पैसा चाहिए, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि अब ये फंड्स हमें मिलेंगे कहाँ से, कौन कौन सी सिक्योरिटीज हमें इश्यू करनी है, ठीक है। कितना पैसा हमें डेट से लेना है, कितना पैसा हमें इक्विटी से लेना है, मतलब कितना बोरोड कैपिटल और कितना ओन्ड कैपिटल होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे हमने ये सोर्सेज ऑफ फंड्स को डिसाइड किया। उसके बाद जो हम थर्ड बात करते हैं, सेटिंग द सुटेबल पॉलिसीज फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये बात आ जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि अब इस पैसे को हमने लगाना कहाँ पे है। नेचुरली हमारे पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, और कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ये हमारे पास उसी हिसाब से। देखो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड एंड फर्स्ट पॉइंट, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं यही हमें बताएंगे कि हमें कितना पैसा चाहिए, ठीक है। हमें इस फंड्स में, हमें इस प्रोजेक्ट में इतना फंड लगाने से इतनी रिटर्न्स आ रही हैं, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाने से क्या रिटर्न्स आ रही हैं। ये देख के हमें पता चलेगा कि उस प्रोजेक्ट के लिए हमें कितने फंड्स चाहिए। तो वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड। और उसके बाद जब हमने ये सोच लिया कि यहाँ से हमें ये फंड्स मिल जाएंगे, देन दोज फंड्स विल बी यूटिलाइज्ड वेरी प्रॉपरली, ताकि हमारी रिटर्न्स मैक्सिमम रहें और जो हमारा रिस्क है वो ऑप्टिमम रहे। ऑप्टिमम का मतलब सफिशिएंट, जितना हम बियर कर सकें उतना रहे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स determination of funds required, afterwards from where the funds are going to be raised, and then how these funds are going to be utilized. अगर आप सिंपल बात करें तो ये तो चीजें हो गई जो हमने इसमें इंक्लूड की। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सिंपल, जो अभी शुरू में कहा था, डिसाइडिंग इन एडवांस, ये तीनों बोल दो साथ में। फ्रॉम वेयर द फंड्स, हाउ मच फंड्स आर गोइंग टू बी रेज्ड, फ्रॉम वेयर इट विल बी रेज्ड, एंड हाउ टू यूटिलाइज ऑल दीज फंड्स। तो ये रिक्वायर्ड फंड्स के बारे में,
sources of funds के बारे में and how it is going to be utilized. If we are going to decide all these things in advance, that will be known as the financial planning. इसके बाद हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इसके जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड. ठीक है, यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी था कि जब भी हमें जरूरत हो पैसे की, जब भी हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे अवेलेबल होने चाहिए, चाहे वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस जो हम अपने वर्किंग कैपिटल से मीट करेंगे, या हमारे लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हैं, जो मतलब हमने कोई लोन वगैरह लिया, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, वो एक टाइम के बाद हमें पे करना है. तो जब भी हमने कुछ पेमेंट करनी है, एट दैट टाइम द फंड्स शुड बी अवेलेबल. यही हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है. उस वक्त फंड्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए. अगर फंड्स की शॉर्टेज हो जाए तो हमारी गुडविल, हमारी रेपुटेशन मार्केट में बिल्कुल डाउन चली जाती है, राइट. तो ये हो गया एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो कौन सा है? फर्म डज नॉट रेज द रिसोर्सेज अननेसेसरली. यहाँ पे हम रिसोर्सेज में सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास फंड्स उतने ही होने चाहिए जितने रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा सारा काम स्मूथली चलना चाहिए, मतलब शॉर्टेज हमारी नहीं होनी चाहिए. तो यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि हमारे पास अगर शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए तो ओवर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए. मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं होना चाहिए. ये दोनों हमारे लिए प्रॉब्लम होती है. अगर हमारे पास जरूरत से कम पैसा है, वो तो आप जनरली एक नॉर्मल सी बात समझ सकते हो कि कंपनी को अपनी लाइबिलिटीज को मीट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था. इसी तरह से इक्वली डेंजरस होता है ओवर कैपिटलाइजेशन. ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब जरूरत से ज्यादा पैसा कंपनी में आ गया, हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है लेकिन हमारे पास फंड्स हैं जो आइडल पड़े हुए हैं, अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं. और इस आइडल पड़े फंड से क्या होता है? कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है. अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपनी सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी से कम जा रही है, देन डेफिनेटली द कंपनी विल लूज द रेपुटेशन इन द मार्केट. तो इस वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन भी इट इज एज डेंजरस एज द अंडर कैपिटलाइजेशन. इसी के साथ बेटा ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट. एक चीज आपको और बताएं, वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज द बजट. जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, हमने किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने, तो अगर हमने वर्किंग कैपिटल में लगाए तो वो तो शॉर्ट टर्म हो गए, लेकिन हमें प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है. हमें प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सबको हमें परचेज करना होगा. तो जब हम इन फिक्स एसेट्स में पैसा लगाने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया. लेकिन जब हम किसी शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, हम पूरा उसका टारगेट सेट कर रहे हैं, कितना पैसा हमने उसमें खर्च करना है, तो हम उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बजट. अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करें जिसमें हम फाइनेंशियल टारगेट सेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल हम अपने एक्सपेंडिचर्स को सेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज बजट. तो यहां तक हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. इससे पहले हमने कर लिया फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग. ठीक है, अब इसके बाद हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. इस इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, प्रिपेयर्स द फर्म टू फेस द फ्यूचर. और सेकंड है, हेल्प्स टू अवॉइड द शॉक्स एंड सरप्राइजेस. बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों पॉइंट सेम है, लेकिन इसमें बस जो एक डिफरेंस इन्होंने कर दिया वो ये कर दिया कि यहाँ पे हम किसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई हमें थ्रेट आ रही है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं. सो प्रिपेयर्स द फर्म टू फेस द फ्यूचर. आपको मालूम है कि प्लानिंग है क्या? प्लानिंग में द फ्यूचर इज गोइंग टू बी फोरकास्टेड. ठीक है, हम क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उस फ्यूचर को फोरकास्ट भी करते हैं कि होगा क्या क्या, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं.
ठीक है। और अगर उन चेंजेस में एक ये चीज समझ में आ रही है दैट देयर कैन बी इंक्रीज इन सेल, देयर आर द प्रोस्पेक्ट्स फॉर द ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, द डिमांड इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, अगर हमने ये फ्यूचर फोरकास्ट किया है देन डेफिनेटली द फर्म विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएगी, उस अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करेगी। इसी तरह से इफ व्हाट इज सीन इन फ्यूचर, उन्हें लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ थ्रेट्स हैं, राइट। कंपटीशन अगर हमारा बढ़ने जा रहा है, कंपटीशन बढ़ने से हमें अपनी बहुत सारी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है, हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ता है ताकि हम कंपटीशन को इजीली मीट कर सके। तो ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई थ्रेट आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली अगर कॉम्पिटिटर मार्केट में आएगा तो हमें उसे बीट करना होगा, क्योंकि वो हमारी डिमांड को, जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, उसे शेयर करने जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई फ्यूचर में ऐसी थ्रेट समझ में आ रही है तो उसके लिए एडवांस में ही हम प्रिकॉशन ले लेते हैं। प्रिकॉशन कैसे ले लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई वेटिंग पीरियड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप ऑटोमोबाइल्स की, ठीक है, कार वगैरह है, आप बुक करवाने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी देखिए अभी नहीं है, आपको 10 डेज के अंदर मिलेगी, इसकी तो बहुत वेटिंग पीरियड चल रहा है, और या कहेंगे कि 1 मंथ में आ रही है, ठीक। लेकिन अगर यही पता चल जाए कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ने जा रहा है, डेफिनेटली द कस्टमर्स दे डोंट लाइक टू वेट फॉर द प्रोडक्ट्स। वंस दे हैव मेड देयर माइंड टू परचेज अ प्रोडक्ट, उन्हें लगता है कि यह प्रोडक्ट मुझे मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम उनको नहीं देंगे, हम उनको वेटिंग पीरियड्स में डालेंगे, तो क्या होगा? दे विल फाइंड फॉर द सब्सिट्यूशंस, वो किसी दूसरी चीज की तरफ चले जाएंगे जो उनको सेम टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो ये हमारे लिए थ्रेट्स हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेटिंग पीरियड को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। सो अगर वो हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट में तैयार हो जाते हैं। अगर हमें हमारा फ्यूचर कुछ थ्रेट्स दिखा रहा है तो हम उसके लिए प्रिकॉशन ले लेते हैं, सो दैट द नेगेटिव इम्पैक्ट कैन बी रिड्यूस्ड। ये बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं जैसे हम अपने प्लानिंग के चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन बस बात यहाँ पे ये है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो हम यहाँ पे फंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंड्स रख लिए अपने, ताकि हम उसको इजीली मीट कर सके थ्रेट्स को। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। हमारे हर फंक्शंस में, चाहे हम रॉ मटेरियल परचेज करने जा रहे हो, उसके लिए हमें मनी की जरूरत है, हमें वेजेस पे करनी है, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, और जब हम सेल्स करेंगे तो तब हमारे पास पैसा आएगा, और बाकी चीजों में हमारे पास से पैसा जाएगा। So coordinate various functions. In financial planning, it will be seen that if the money is required, it should be available in the organization. And when the money is coming without any waiting period, it should be utilized. It should not lie idle in the organization. So coordinate various functions. पैसा आ रहा है तो साथ साथ उसको यूज करो, ठीक है। और अगर पैसे चाहिए तो वो उस टाइम पे अवेलेबल हो, ठीक। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन इन द वेरियस फंक्शंस। हमें परचेज के लिए पैसा चाहिए, वो अवेलेबल हो जाना चाहिए, चाहे वो सेल्स से आए या किसी रिसोर्सेज से हम या किसी सिक्योरिटीज को इश्यू करके ला रहे हैं। सो बाय द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑल दीज फंक्शंस विल बी कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि ये सारे फंक्शंस हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। But if we are making clear policies, clear planning, then definitely the coordination will be there among all these activities. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज होता है अगर हमने प्लानिंग कर ली है। क्यों? प्लानिंग से कैसे प्रॉपर यूटिलाइज होगा? क्योंकि प्लानिंग में क्या करते हैं हम, डुप्लीकेशन का कोई चांस नहीं छोड़ते, कि कोई भी काम 2 बार नहीं होगा हमारा। डुप्लीकेशन का मतलब वन वर्क इज रिपीटेड। तो उसमें जब हम किसी काम को डुप्लीकेशन करते हैं तो उससे वेस्टेज होने लगती है। हमें उस काम को डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं थी, एक एक एम्प्लॉय ने वो काम कर दिया, इट्स ऑल। अब तो हमें सेकंड काम करना है, उससे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर उसी काम को डुप्लीकेट करते रहे, बार बार एक ही काम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे हम प्लानिंग से चल रहे हैं, एवरी वर्क इज डिवाइडेड प्रॉपरली, द फंड्स आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, सो इट मीन्स नो वेस्टेज ऑफ फंड्स विल बी देयर। प्रॉपर प्लानिंग कर ली गई है कि कहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है, कहाँ से फंड्स हमने लेने हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उसी तरह से ये पॉइंट है बेटा जो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट किया था। हम अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ग्रोथ हो,
राइट हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी एट नंबर 1 इन मार्केट, मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमें जो फ्यूचर में अचीव करना है बाय द हेल्प ऑफ द प्लानिंग इटसेल्फ। वो प्लानिंग जो आज हम प्रेजेंट में करने जा रहे हैं, सो दैट द इन फ्यूचर द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। सो बाय द हेल्प ऑफ द प्लानिंग देयर विल बी अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, इन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हम हमेशा फ्यूचर के लिए सेट करते हैं, कभी भी पास्ट के लिए सेट नहीं करते। और इन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हम प्रेजेंट में ही एफर्ट्स लगाते हैं। आप अपने लिए फ्यूचर के लिए सेट कर रहे हो कि ये मेरे मार्क्स हैं, ये मेरा टारगेट है जो मुझे फ्यूचर में मेरे को आ जाना चाहिए, राइट। और उसके लिए जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो वो प्रेजेंट में लगा रहे हो। सो बाय द हेल्प ऑफ द प्लानिंग कि मुझे कैसे इतने मार्क्स मिले, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो सेम इज विद द फाइनेंशियल प्लानिंग। फ्यूचर का टारगेट सेट कर दिया कि ये मेरा ग्रोथ का इतना है, मुझे नंबर 1 होना है। उसके लिए आपने जो प्लानिंग की, कितने फंड्स चाहिए, कहाँ कहाँ लगाऊं कि मेरी इतनी ग्रोथ हो जाए कि मैं नंबर 1 बन जाऊं। सो अ लिंक इज क्रिएटेड बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखिए ये बात आपको पहले भी एक बार समझाई थी। पहले हमें ये देखना होता है कि ये पैसा हमें चाहिए किस काम के लिए, कहाँ हमें ये पैसा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्लांट मशीनरी में पैसा लगाना है, लैंड बिल्डिंग में पैसा लगाना है, तो इसके लिए फाइनेंस कहाँ से आना चाहिए? इसके लिए फाइनेंस हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पैसा मंगवा लिया तो वो पैसा अपना वापस मांगेंगे। और हमारे पास तो हमने फिक्स एसेट्स में पैसा लगा दिया, और हमारे पास ये इन द शॉर्ट टर्म, इन द शॉर्ट टर्म द मनी इज गोइंग नॉट गोइंग टू बी कम बैक अगेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमें फिक्स एसेट्स में पैसा लगाना है उसके लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज। और अगर हमें वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स चाहिए, ठीक है, तो वो हम शॉर्ट टर्म फंड से ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 साल के लिए लोन ले लिया, ठीक है, तो उससे हम अपनी वर्किंग कैपिटल को की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का एक सर्कुलेशन चलता रहता है, वो पैसा आ जाएगा वापस और हम इनको फंड्स को वापस कर पाएंगे। लेकिन ये पैसा हमारे पास जल्दी वापस नहीं आएगा, ये फिक्स एसेट्स में लग गया। तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज को चूज करना होगा। और अगर हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म सोर्सेज को चूज करना होगा। सो इन द फाइनेंशियल प्लानिंग देयर इज अ लिंक इज क्रिएटेड बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखा जाता है कि पैसा किस काम के लिए चाहिए, उसी हिसाब से हम फाइनेंसिंग के सोर्सेज फाइंड आउट करते हैं कि हम कहाँ कहाँ से पैसा लेंगे। तो इसी का हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज मेक्स इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। बेटा ये पॉइंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैं इस पॉइंट को आपके प्लानिंग के चैप्टर से ही कनेक्ट कर देती हूँ। वो है हमारा बेस ऑफ कंट्रोल। यही पॉइंट हमने किया था इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपल प्लानिंग में। तो यही बात हम करेंगे अब फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। दैट इफ द प्लानिंग इज डन, प्लानिंग में हमने क्या किया, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने एक टारगेट सेट कर रखा है कि हमारा इतना कॉस्ट आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है, हमने सब चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में सेट कर दी, ठीक है। इतनी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ फॉर एग्जाम्पल हम मान रहे हैं कि हमारी ग्रोथ 10% हो जानी चाहिए, ठीक। अब ये एट द एंड कंट्रोल हमारा होता क्या है, कंट्रोल का मीनिंग क्या है? कंट्रोल का मीनिंग है कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई और जो हमने टारगेट सेट किया था उसको हमने कंपेयर करना है। हम कंपेयर तभी तो कर सकते हैं इफ द परफॉर्मेंस, इफ द स्टैंडर्ड्स आर सेट इन द प्लानिंग। इसका मतलब कंट्रोल इज डिपेंडेंट अपॉन प्लानिंग, कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, राइट। तो इसी तरह से यही चीज इन्होंने पॉइंट में लिख दी है, दैट इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस बिकम्स इजियर। हमने जो टारगेट सेट किया था, हमने 10% का सेट किया, अगर हमारी वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो फॉर एग्जाम्पल 9% आई, हमने टारगेट सेट किया था 10% का, हम देखेंगे कि यहाँ पे 1% हम क्यों लैग बिहाइंड कर गए, क्यों हम पीछे रह गए, ठीक है। इट मीन्स इट इज गिविंग अ बेस, प्लानिंग इज गिविंग अस अ बेस टू कंपेयर आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस।
ठीक है। अगर हमारी प्लानिंग ही नहीं होती, हमारा टारगेट ही सेट नहीं होता, तो हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कभी भी इवेल्युएट नहीं कर सकते थे कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। सो इट इज गिविंग अस टारगेट। तो हमने अब ये अपने 7 पॉइंट्स कर लिए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के। इस इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ जो हमने शुरू में किया था फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग, उसके बाद हमने किया ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे सिंपल 2 ही थे। उसके बाद हमने कर ली इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इसके साथ हमारा ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पूरा जो टॉपिक है वो कवर होता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली वीडियो में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ।